क्या भगवत गीता त्याग सिखाता है, चीजों को त्याग देना सिखाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं त्यागनी है, चाह बुरी नहीं है, सिर्फ चाह बुरी है। अहंकार को त्यागो, गुस्से को त्यागो, जेलसी को त्यागो। मैं तो अपने कंट्रोल में हूँ ही नहीं, मुझे तो भगवान चला रहा है। तो मेरे कोई भी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या भगवान होंगे? ओ माय गॉड मूवी में जो एक सीन मैं भी नहीं याद कर आ रहा रहा हूँ, है, भगवान कर रहा है, भगवान कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं फ्रीडम दे रहा है कि मैं कुछ भी करूं और ब्लेम कर दूं कि भगवान कर रहा है। तो आप देखोगे आपकी लाइफ में पैटर्न्स होते हैं। ये बहस मेरी पापा से पहले भी हुई है, ऐसी कोई बहस दोबारा हुई है, फिर सिमिलर चीज़ों पे बहस दोबारा हुई है। आप जिस दिन डिसीजन बदल दोगे ना, उससे डील करने का तरीका बदल दोगे, वो पैटर्न वहीं ख़त्म हो जाएगा। वो आपके कर्म है जो आप ही के किए हुए हैं, आप ही के सामने आ रहे हैं, आप उनसे डील करना समझ नहीं पा रहे। आपको लग रहा है कि पता नहीं क्यों कर रहे हैं भगवान मेरे साथ ऐसा। भगवान नहीं कर रहे हैं, आपने कभी किया था, आपको शीशा दिखा रहे हैं। उसे एक्सेप्ट करना है और फिर अपनी जगह अपना कर्म ठीक करना है। आपको मौका दे दिया, आपको सिचुएशन दे दी, अब करना क्या है वो आपके हाथ में। एनिमल लवर ना टर्म इसलिए निकल के आया है 100% क्योंकि हेट बहुत आ गया था। मतलब अगर आपके सामने कोई इंसान मर रहा है, आपको दुख होगा ना, तो जानवर के लिए भी तो होना चाहिए। मतलब कोई जानवर आप खा रहे हो उसको प्लेट में सजा के, कहीं ना कहीं तो वो रहा होगा, इट हैड लाइफ एट वन पॉइंट। हेलो, लाइफ हो तो ऐसे किस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। निकिता त्यागी जी के साथ हमारी बातचीत का यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। पार्ट 1 में हमने बात करी थी भगवत गीता से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में। आज इस कन्वर्सेशन को हम लोग जारी रखते हैं। आज हम लोग शाकाहार के बारे में बात करेंगे, गीता के बारे में और भी बात करेंगे, साथ ही साथ भगवान कृष्ण के बारे में भी बात करेंगे। निकिता त्यागी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कि एक कंटेंट क्रिएटर हैं और वो भगवत गीता को सिंप्लीफाई करके बताती हैं। चलिए बातचीत करते हैं निकिता जी के साथ। एक और चीज़ है भगवत गीता से रिलेटेड जिसमें बहुत कन्फ्यूज़न है। क्या भगवत गीता त्याग सिखाता है, चीज़ों को त्याग देना सिखाता है? इसमें त्यागने वाली पार्ट में ना, त्यागने वाला जो पार्ट आता है उसमें बहुत सारे एंगल्स आ जाते हैं फिर। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं त्यागनी है। जो भी हम चाह रहे हैं, मैं ये कहती हूँ यूजुअली, चाह बुरी नहीं है, सिर्फ चाह बुरी है। तो रिनंसिएशन और त्यागना वहां पे आता है कि आप, ठीक है, आपको ऑब्वियसली गोल्स चाहिए लाइफ में, प्रेजेंट डे लाइफ में आपको कुछ कमाना है, कुछ बनाना है, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है, करो। बट उनसे ना अटैचमेंट, वही घूम फिर के बात अटैचमेंट पे आती ही है। आपको उनसे अटैचमेंट नहीं रखना है। रिनंसिएशन का मतलब ये नहीं है सब छोड़ दो, कुछ भी मत करो, खाली बैठे रहो, काम मत करो, उसके बाद घर मत बनाओ, या फिर खाना अच्छा मत खाओ, ठीक है, सीधे जाके घास खाने लगो। नहीं, नहीं, ये सब नहीं। सब करो, ठीक है, सही तरीके से सब करो, बट उससे मोह नहीं रखना, उससे अटैचमेंट नहीं रखना। आपने जो भी कमाया, कमा लिया, पर वो नहीं आना चाहिए मैंने कमाया, देखो मैं कहाँ कितने आगे आ गया। ठीक है, कभी अगर आप फाइनेंशियली वीक रहे थे, ठीक है, फैमिली इश्यूज आए कभी, या आपको कभी रिलेटिव्स ने ये फील कराया कि आप इन्फीरियर हो, और फिर आपने कमा लिया और वही काम आपने वापस किया, अब देखो मैंने कमा लिया, देखो मैं तुमसे बड़ी गाड़ी है, तुमसे बड़ा घर है, तुम, अब आपने क्या किया, आपने भी तो पलट के वही कर दिया ना। अहंकार। अहंकार आ गया। ठीक है, त्यागना ये है, सही चीजों को त्यागो, ठीक है, अहंकार को त्यागो, गुस्से को त्यागो, जेलसी को त्यागो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मत त्यागो। ठीक है, कि पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट भगवत गीता तो त्याग सिखाती है। क्या करूं, ठीक है, त्याग देते हैं, अब आप अपना अपना देख लो, मेरा हो गया है, मुझे तो त्यागना है सब कुछ, मैं जा रही हूँ। वो रिस्पॉन्सिबल, ये श्री कृष्ण ने प्रॉपर भगवत गीता में जनक का नाम लिया है, और वो कहते हैं राजा जनक, वो सब जानते थे, वो अच्छे खासे योगी थे, उन्होंने फिर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ किंग पूरी करी। उन्होंने अपने कर्म करने नहीं छोड़े, उन्होंने कर्म किए। और ये समझना ज्यादा जरूरी है कि आप, वो तो राजा थे, हम तो आज की डेट में तो हम में से कोई फिलहाल राजा तो नहीं है, राजा वाली इमेज और पावर तो किसी के पास भी नहीं है। ठीक है, फिर भी उन्होंने अपनी जगह अपने कर्म भी करे
और बाकी लाइफ को भी एट द सेम टाइम समझा। राजा होके मोह ना रखना बहुत मुश्किल है। सब कुछ आपका है और कुछ भी आपका नहीं है। राजा के लिए तो एक्चुअली सभी कुछ है ना उसका, कि राज्य भी मेरा, प्रजा भी मेरी, डिसीजंस भी मेरे, रिस्पेक्ट भी मेरी, सब कुछ मेरा, लेकिन कुछ भी मेरा नहीं, क्योंकि भगवद गीता तो यही सिखाती है, कुछ भी आपका नहीं, शरीर भी आपका नहीं, आज है कल नहीं होगा। एक आत्मा ही है जो जाके परमात्मा में मिलेगी, पर वो भी आपकी नहीं, क्योंकि आप सब एक जैसे हो। तो आपको समझना ये है, आज है कल हो ना हो, उस सिचुएशन को समझ जाओ, ठीक है। किसी भी चीज से ऐसे अटैच, कल नहीं होगा तो आपका क्या होगा, अगर ये मन में आ गया तो आप अटैच हो गए। वहां त्यागना है, उस इमोशन को त्याग देना है, अटैचमेंट को त्याग देना है। भगवद गीता का त्याग कहाँ अप्लाई करना है ये भी समझना जरूरी है। आप सही चीजों पे अप्लाई करो कि गुस्सा त्यागना है, मुझे अपनी लाइफ से जेलसी त्यागनी है, हेट्रेड त्यागना है, ठीक है। मुझे अब वही बात है, अगर आप सही के लिए लड़ रहे हो तो आप गलत से नफरत मत करो। आप ये समझो कि उनको ऐसा बैकग्राउंड, ऐसे कुछ ना कुछ हुआ है, या फिर उन्होंने नहीं समझा, उनको उतना ज्ञान नहीं है कि वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं जो आपके अगेंस्ट हैं, जिनसे भी लड़ाई है या जो गलत है। आप अपनी जगह काम सही करो। आप जो भी है, अगर लॉ सूट है, केस है, या फिर कोई भी इशू है, पॉलिटिकल इशू है, ठीक है, गलत है, आप अपनी जगह सही काम कर दो, बट सामने वाले से नफरत नहीं करनी कि वो गंदा है, वो खराब है, उनसे बात नहीं करनी, या वो इंसान ही ऐसा है। अपने मन का भाव साफ रखो। एक और सवाल है, ये सवाल थोड़ा बचकाना लग सकता है, बट ये मैं क्यूरियस हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ कि कहते हैं कि हमारे कंट्रोल में यूनिवर्स नहीं है, हमें जो चला रहा है वो भगवान चला रहा है, या यूनिवर्स चला रहा है, जो भी है। तो मैं तो अपने कंट्रोल में हूँ ही नहीं, मुझे तो भगवान चला रहा है। तो मेरे कोई भी एक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल क्या भगवान होंगे? ओ माय गॉड मूवी में जो एक सीन मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान कर रहा है, भगवान कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं फ्रीडम दे रहा है कि मैं कुछ भी करूं और ब्लेम कर दूं कि भगवान कर रहा है? हाँ, देखो ये स्टेटमेंट जो आपने कहा ना, ये वो लोग यूज करते हैं जिन्हें एक्चुअली मिसयूज करना होता है, ठीक है। ये ज्यादातर मैंने देखा सुना है लॉ वाली जगह पे, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, भगवान करा रहा है। इनफैक्ट मैंने तो अपने एक रिलेटिव्स वाले एंगल में भी ये सुना है, ठीक है, वैसे तो भगवान कराता है, हम क्या करते हैं, एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है। भगवान क्या कराया हुआ है, भगवान ने वही कहते हैं वो तो सीधा कि पत्ता भी हिल रहा है, भगवान की मर्जी से हिल रहा है, ठीक है। तो मेरे मन में उस दिन क्या आया, जो मैंने ये किया, भगवान ने कराया जो कराया। हम ना हर चीज पे ये सिलेक्टिवली अप्लाई करते हैं, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, ठीक है। वो तो खैर चलो हमारी अपनी कमी है कि हम ऐसा करते हैं। होता क्या है, भगवान करा रहा है तो हम ना एक जन्म वाले नहीं है कि यही जन्म है, पहला जन्म और आखिरी जन्म। सिंपल, हमारे जन्म होते रहते हैं, होते आए हैं, हमारे कर्म है इसलिए जन्म है। आप इस जन्म में भी कुछ एक्स्ट्रा कर्म करोगे, जो पुराने हैं उनसे तो डील कर ही रहे हो, अब कुछ नए भी करोगे, अपने आप भी करोगे। वो भी आपको समझना जरूरी है कि जो आपके सामने आ रहा है वो लौट के आ रहा है, नया नहीं आ रहा है कुछ। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है, मैं कहूँगी 95% ऑफ द टाइम्स आप सिर्फ अपने पिछले जन्मों के कर्मों को डील कर रहे हो। 5% फ्री विल है आपके पास कि आप कुछ नया ऐड करते हैं। अगर आप बिजनेस भी करो ना, आपने सोचा ये थोड़ी ना होगा कि पहले भी ऐसा कुछ हुआ होगा, मैं अब उस बिजनेस को कंटिन्यू, इसका मतलब ये नहीं है। वो जो एनर्जी है ना, जिस तरह की, अगर बिजनेस एनर्जी है या फिर वो माइंडसेट स्ट्रांग है, एक्टिव माइंडसेट है, उस तरीके से वो अपना काम कर देगा, वो निकल आएगा। भगवान करा रहे हैं का मतलब सिर्फ ये होता है, आपने जो किया वो शीशे में जैसे जाके टकरा के लौट के आता है ना, आप शीशे में देखते हो वही दिखता है जो होता है। अगर ब्लू है तो ब्लू दिखेगा, ग्रीन है तो ग्रीन दिखेगा, येलो है तो येलो दिखेगा। अब आप इसमें ये नहीं कह सकते मैंने पहना तो येलो है बट ब्लू क्यों नहीं दिख रहा है, मुझे चाहिए तो ब्लू था। करोगे येलो तो ब्लू कैसे दिखेगा? जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा, और वो पिछले जन्मों से करते आ रहे हो, ठीक है। भगवान सब करा रहे हैं का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वो ना एक सिस्टम बना के बैठे हैं। एक्चुअली ये नेचुरल है, ये नेचर है, सृष्टि है, जो मैं कहती हूँ कि जो हमने किया वो लौट आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। आप जो करते हो ना वो लौट के आता है, जो सोचते हो वो लौट के आता है। वो सिर्फ इस जन्म से नहीं आता है, वो हर जन्म से आता है। आपकी आत्मा एक ट्रैवल कर रही है ना, एक
प्रॉपर तरीका है उसका। अब इस जन्म में यहाँ, फिर वहां, उसकी एक जर्नी है। तो वो हर जन्म में कुछ ना कुछ फेस करती आई है, आगे भी करेगी। लौट के आ रहा है, आप उसे फेस कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपनी मर्जी से जो चांटा मारा वो भगवान ने कराया, नहीं। आपको सिचुएशन में जरूर भगवान लाए कि आपको गुस्सा आएगा, सामने वाला ऐसा बोलेगा, आपको एक ट्रिगर मिलेगा। उस मोमेंट में क्या डिसाइड करना है, ये हमेशा आपके पास होता है। हमेशा आपको ये डिसीजन हमेशा आप खुद लेते हो कि हाथ उठाना है या नहीं उठाना है, राइट उठाना है या लेफ्ट उठाना है। ये डिसीजन आपका होता है। और आप देखोगे आपकी लाइफ में पैटर्न्स होते हैं। आप अगर कभी ऑब्जर्व करो, ये बहस मेरी पापा से पहले भी हुई है, ऐसी कोई बहस दोबारा हुई है, फिर सिमिलर चीजों पे बहस दोबारा हुई है। आप जिस दिन डिसीजन बदल दोगे ना, उससे डील करने का तरीका बदल दोगे, वो पैटर्न वहीं खत्म हो जाएगा। वो आपके कर्म है जो आप ही के किए हुए हैं, आप ही के सामने आ रहे हैं, आप उनसे डील करना समझ नहीं पा रहे। आपको लग रहा है कि पता नहीं क्यों कर रहे हैं भगवान मेरे साथ ऐसा। भगवान नहीं कर रहे हैं, आपने कभी किया था, आपको शीशा दिखा रहे हैं कि देखो ये लौट के आया, ऐसे आया, इस तरीके से आया। आपको उससे सिर्फ डील करना है, उसे एक्सेप्ट करना है और फिर अपनी जगह अपना कर्म ठीक करना है। मतलब ये वही वाली बात होगी कि किसी पिछले जन्म में मुझे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ मेरे साथ, ठीक है, इस जन्म में मुझे मौका मिला करने का, तो अब मुझे करना चाहिए, तभी तो प्लस माइनस बैलेंस आउट होगा। मेरे साथ हुआ तो मुझे भी तो करना चाहिए, तभी तो कर्म बैलेंस आउट होगा। कभी भी ऐसा नहीं होता। आप उस सिचुएशन में आ गए ना, और आपने एक बार वो कंपैशन, वो काइंडनेस ले ली कि ठीक है, अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया। मतलब नेचुरल सी बात है, अगर पहले मेरे साथ हुआ है तो अब मुझे गुस्सा आएगा और मुझे मौका मिलेगा कि मैं हाथ उठाऊं और मारूं। मैं हाथ रोक सकती हूँ, डिसीजन मुझे वहां लेना है। भगवान ने इतना करा दिया, आपको मौका दे दिया, आपको सिचुएशन दे दी, अब करना क्या है वो आपके हाथ में, ठीक है। वो एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली इसी चीज पे बेस्ड होती है, क्योंकि मैं पढ़ती आ रही हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी में यही होता है, आपकी जो कुंडली है ना, वो ये नहीं बताती कि आप ऐसे राजा बन जाओगे, आपकी कुंडली में ये छुपा हुआ है। अगर आपको कोई भी ये कह रहा है ना आपकी कुंडली में ऐसा है और मैं बदल दूंगा, वो झूठ कह रहा है। बदल कोई नहीं सकता। जो लिखा है वो सिर्फ ये बताता है कि आपने पिछले जन्मों में ये किया है, उस वजह से आप इस तरीके से यहाँ ये करने वाले हो, ठीक है। कुंडलियां बदल जाती हैं कर्मों से, ये क्लियर सेंटेंस, कर्म कुंडली बदल देती है। आप अपने कर्म जितने पिछले जन्मों के आप फेस कर लोगे, उसके बाद जो आप कर्म करोगे ना, वो आप ही के हैं। आप कुंडली के कंट्रोल से बाहर आ जाते हो। जिस दिन आपने ये मान लिया ना कर्म प्रधान है, आप कुंडली से बाहर आ गए। जिस दिन आपने अपना गुस्सा कंट्रोल करना शुरू कर दिया, कोई ग्रह तो होगा जो गुस्सा दिला रहा होगा, आप ग्रह के कंट्रोल से बाहर आ गए ना, आपने कंट्रोल कर लिया। आप ईगो से बाहर आ गए, आपने कंट्रोल कर लिया, तो ग्रह फिर अच्छा ये तो भाई एनर्जी बदल गई है, अब हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो वही बात है, आपके कंट्रोल में हमेशा चीजें होती हैं एट द डिसीजन मेकिंग लेवल। आपको क्या करना है क्या नहीं करना आपको पता होता है, आपके हाथ में होता है। तो ये कहना सिर्फ उनका काम है जो अपने गलत कर्मों को जस्टिफाई करना चाहते हैं कि भगवान ने कराया। कोई सही करने वाला आदमी नहीं, ज्यादातर ये कहता नहीं मिलेगा भगवान करा रहा है, वो सिर्फ ये कह सकते हैं भगवान का दिया हुआ है, रास्ता दिखा रहे हैं। कर्म खुद करना पड़ता है, डिसीजन खुद लेना पड़ता है। तो कुछ हद तक यह कह सकते हैं कि सिचुएशन यूनिवर्स क्रिएट करता है, एक्शंस हमारे हाथ में होते हैं। परफेक्ट। हाँ, अभी कर्मास की बात कर रहे थे हम लोग, कर्म की बात कर रहे थे। तो कोई अगर कर्म हम खुद ही बनाते हैं तो कोई ऐसे कर्म क्यों बनाएगा कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो या मेरे साथ कुछ बुरा हो। मेरे हाथ में मेरा कर्म है तो मैं तो अच्छा बनाऊंगा, अच्छा लिखूंगा, चाहे वो इस जन्म के लिए वो कर्म हो या फिर पिछले अगले जन्म के लिए कर्म हो, ठीक है। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि कोई बुरा तो नहीं सोचता है अपने लिए। वही बात है, कोई अपने लिए बुरा नहीं सोचता। हम बुरा किसके लिए सोचते हैं? किसी और के लिए। हमें लगता है कि हमने उसका बुरा सोचा, उसको लग गया। वो हमारा कर्म है कि हमने बुरा सोचा, हम तक किस तरीके से लौट के आएगा ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तभी तो इंसान झटपटाते हैं ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है उतना अच्छा, ठीक है। वो समझना जरूरी है। आप जब भी बुरा सोचते हो या बुरा करते हो तो किसी और के लिए करते हो, और वो लौट के आपके पास ऐसे होगा कि आपका बुरा होगा। अपने लिए कौन बुरा चाहेगा? लॉ ये है कि आप जो करोगे वैसा लौट के आएगा, उस तरह की एनर्जी लौट के आएगी। मैं उसे उन्हीं लेमन टर्म्स में समझती हूँ कि मैंने अगर हेट्रेड की भावना कभी भी रखी है ना अपने मन में किसी के लिए भी, तो मेरे पास वापस आएगी।
कोई और मुझे किसी तरीके से हेट्रेड देगा। अगर मैंने किसी के लिए कुछ बहुत ज़्यादा डिग्रेडिंग सोचा है तो कोई कभी मेरे लिए सोचेगा। मैंने किसी के लिए कुछ गलत प्लॉट किया है, ठीक है, कोई अच्छी खासी साजिश रच दी है अपने रिश्तेदारी में, ठीक है, कि ऐसा करते हैं, ये करते हैं, करते हैं, साइन करा लेते हैं, बढ़िया प्रॉपर्टी मौज करेंगे, आज नहीं तो कल मेरे साथ होगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में होगा, कोई मेरे लिए करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैंने ऐसा अपने लिए ही सोचा। आप हमेशा किसी और के लिए करते हो, या इन जनरल अगर आप अच्छा करो, ठीक है, आप बिना किसी मतलब के कोई भी काम कर रहे हो। मतलब मैं छोटा सा एग्जांपल, हम जब एनिमल्स को फीड कराते हैं या डॉग्स को, क्योंकि मेरे घर के पास रहते हैं, तो मुझे ना कभी किसी ने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मुझे केतु का उपाय बताया था कि आप ना काले कुत्ते को दूध पिलाओ तो आपका केतु शांत होगा, परेशानी नहीं होगी। अच्छा ठीक है, मेरा मन नहीं माना जेन्युइनली उस टाइम कि मतलब से हो गया ना ये, तो मुझे अपना फायदा चाहिए, तो मैंने नहीं किया। बाय चांस उसके 1-1.5 साल बाद आसपास मुझे मिल गए 7-8 पपीज ब्लैक, और फिर मैंने उन्हें मैंने बहुत दिन उन्हें जाके दूध पिलाया, जस्ट आउट ऑफ दैट इमोशन कि मुझे करना चाहिए, वो बहुत छोटे हैं, मुझे करना चाहिए। मैं नहीं जानती, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती वापस आएगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मुझे दिखा मुझे करना चाहिए, और हर काम यही सोच के करना है। आपको लग रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करो, ये सोच के मत करो कि हमें क्या मिलेगा वापस। हम बुरा तो ये सोच लेते हैं कि मेरे साथ ये ना हो जाए, अच्छे में तुरंत ये सोचते हैं कि होना ही चाहिए, वापस मिलना चाहिए, मैंने ये करा, मुझे अच्छा मिलना चाहिए। हर कर्म पे अप्लाई होता है, लौट के अच्छा भी आएगा, लौट के बुरा भी आएगा। आप सिर्फ ये ध्यान रखो, आपको सही गलत का ध्यान रखना है, इंटेंशन साफ रखनी है, क्योंकि इंटेंशन भी कर्म है। मतलब आपने सोच लिया, कर्म हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं आपसे लड़ूं या आपको कुछ बोल दूं या थप्पड़ मार दूं तो सोचना कर्म नहीं है, मारने पे ही होगा। सोचने पे भी कर्म हो गया, इंटेंशन आ गई, एनर्जी चली गई ना यूनिवर्स में। हम उस यूनिवर्स कहें, सृष्टि कहें, भगवान कहें, उन्होंने देख लिया, किसी ने तो देख लिया, किसी को तो पता लग गया, कर्म हो गया। और वही मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आ जाती है बात। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि मेरा कर्म में लिखा हुआ था कि मैं जाकर के किसी को बचाऊंगा, ये भी हो सकता है। तो क्या उस समय मैं जो मेरे मन में आ रहा है एक्शन ले लूं, या फिर मैं इन सब चीज़ों में उलझ के रह जाऊं कि मेरा कर्म है, उसका कर्म है, क्या है, तो क्या करना चाहिए, इंस्टेंट क्या करूं? बहुत अच्छा किया आपने पूछ लिया, क्योंकि मेरे पास ना कई बार ऐसा, मैं जैसे रीबर्थ की बात होती है भगवद गीता में, तो मैं वो भी बताती हूँ। तो लोग पूछते हैं बट फिर क्या फायदा होता है, हमें तो याद ही नहीं रहता पिछले जन्म में हमने क्या किया। अच्छी बात है, नहीं रहता, अच्छी बात है, नहीं रहता। और आपको नहीं सोचना ये सब कि मुझे क्या उसका कर्म होगा बट मैं रोक दूं। आपको पता है ना, अगर कोई पिट रहा है, किसी को दर्द हो रहा है, तो आपको रोकना चाहिए, आपको वो लड़ाई रुकवा देनी चाहिए, आपको बात करानी चाहिए। आपको पता है ये बात सही गलत, आप इतना समझ आता है हमें बेसिक, आप उतने पे ध्यान दो। मुझे क्या करना है, किसका कर्म क्या था वो कोई और देख रहा है, आप फिलहाल आज की लाइफ में उतने पे ही ध्यान दो, आपको क्या करना है। अगर आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है, आप जितना कर सकते हो उतना कर दो, ठीक है। हर चीज को ऑब्वियसली आप हर चीज को लाइफ मिशन तो नहीं बना लोगे, मैं दुनिया की सारी लड़ाइयां रुकवा दूं। आपके सामने अगर कुछ हुआ, आपको बुरा होता दिखा, आप उसको वही जो मैंने पपीज वाला एग्जाम्पल दिया था, उसके लिए बहुत ऑब्जेक्शन आया था मुझे, क्योंकि मेरी सोसाइटी के आसपास थे, अब वो तो अंदर आने लगे हैं, वो बड़े भी हो जाएंगे, और हमें तो ये, खैर वो गवर्नमेंट ओन्ड प्रॉपर्टी है जो पार्क्स हैं, बट हमें यहाँ बैडमिंटन खेलना होता है। तो डॉग लवर्स हैं ये, तो अब ये डॉग लवर्स ने सारी दुनिया बर्बाद कर रखी है, ये हो गया वो हो गया। मुझे एक सिंपल सी बात समझ आती है, दुनिया हमारी नहीं है, वी आर नॉट द ओनर्स ऑफ अर्थ। ह्यूमंस ने अपने आप को ओनर्स मान लिया है। एनिमल्स हमारे इक्वल काउंटर पार्ट्स हैं, उनका उतना ही है इस अर्थ पे, बस हमारे पास शायद थोड़ी अकल ज्यादा आ गई, हमने दिमाग ज्यादा ले लिया, बिल्डिंग्स बना ली, तो हम लोग बहुत समझदार समझते हैं। तो वही बात है कि मुझे पता था कि आई शुड रेज माई वॉइस फॉर देम, ठीक है। मैंने अपनी जितनी भी अथॉरिटीज से मुझे ऑब्जेक्शन आया था, मैंने उन्हें साफ बोला, देखो पहली बात ये आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, दे हैव एन इक्वल राइट टू बी हियर, ठीक है। नथिंग स्टॉप्स मी फ्रॉम ब्रिंगिंग मिल्क एंड फीडिंग टू देम, नथिंग, कोई नहीं रोक सकता मुझे, कोई नहीं रोक रहा है मुझे, मेरी भी ड्यूटी है, इनफैक्ट आसपास रहने वाले हर इंसान की ड्यूटी है ऐसे काम करना। मैं मानती हूँ कोई माने ना माने, तो मैं करूंगी, मैं उतना ही कर सकती थी, मैंने उतना कर दिया, ठीक है। मैं ये सोचूं कि अच्छा
इनके तो शायद कर्मों में होगा पिछले जन्म में, इसलिए ये डॉग्स बन के पैदा हुए हैं और इन्हें अब ये लोग डंडे मार के भगा देंगे, मैं क्यों बीच में जाके इंटरवीन करूं? मुझे पता था वो गलत है, मैंने कर दिया। आपको पता होता है क्या सही है क्या गलत है, जहां आप जितना कर सकते हो उतना करो। ये कभी मत सोचो उसके कर्म इसके कर्म, होता जरूर है ऐसा, ठीक है, बट वो बैलेंस आउट करने के लिए वो हमारा काम नहीं है। बैलेंस आउट करना या उसका हिसाब रखना, हम सीए नहीं है यूनिवर्स के, वो कोई और है, वो देख रहे हैं किसका कहाँ कितना बैलेंस होना है, कितना लगना है, कितना हटना है, बस। अभी आपने बहुत बार एनिमल्स का जिक्र किया है, बहुत ज्यादा, तो क्या मतलब आप एनिमल लवर हो? बहुत। मैं एनिमल लवर नहीं हूँ इन जनरल, क्योंकि हमने एक टर्म बना दिया एनिमल लवर। मुझे लगता है ये एक नेचुरल इमोशन है जो होना चाहिए, हर इंसान क्योंकि में। अगर हम किसी को एनिमल लवर कह रहे हैं ना, तो इतना हेट आ गया है शायद एनिमल्स के लिए कि हमें नॉर्मल लोगों को लवर कहना पड़ रहा है। मैं कितनी ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम पैदा हुए हैं इस अर्थ पे, हमें क्या लगा एक दिमाग के अलावा, मतलब बॉडी अलग तरीके से वर्क कर रही है, वो फर्क हाथी और बिल्ली में भी है, उनकी बॉडीज अलग हैं। हमारे पास दिमाग आ गया ना, हमने अपने आप को ओनर्स मान लिया। हम कहते हैं वही जब वेजिटेरियनिज्म की बात आती है कि नॉनवेज मत खाओ, वीगन हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, बहुत सारी बातें, हम कहते हैं कि नहीं, अरे जानवर तो हमें टेक ओवर कर लेंगे अर्थ को, अगर हम उन्हें मार के खाएंगे नहीं, इतनी उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक बात बताओ, तुमने इतने बड़े बड़े फार्म्स बना रखे हैं, यू आर जस्ट प्रोड्यूसिंग एनिमल्स टू ईट देम, तुम पैदा ही उन्हें खाने के लिए कर रहे हो। मतलब ये बात बहुत सोचने वाली है कि हम अपने आप को ऐसे ओनर्स मानने लगे हैं दुनिया का कि हम जानवरों को ऐसी सिचुएशन में लाएंगे और पैदा होंगे वो, फिर उन्हें काटने भेजेंगे, फिर उनको पैक करेंगे, उनको बेचेंगे। इट्स सो पैथेटिक। मुझे जेन्युइनली इतना बुरा लगता है ये सब सोच के। इट्स जस्ट दैट मेरे कंट्रोलेबल फैक्टर बहुत लिमिटेड है। मुझे यहाँ समझाना पड़ता है खुद को, निकिता आप सब कुछ नहीं कर सकते। तो बट ये समझने वाली बात है कि एनिमल लवर ना टर्म इसलिए निकल के आया है 100% क्योंकि हेट बहुत आ गया था। आपको ये समझना जरूरी है। और एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वो कंपैशन, वो सिंपैथी आनी चाहिए। मतलब अगर आपके सामने कोई इंसान मर रहा है, आपको दुख होगा ना, नॉर्मल इंसान को होगा। हेट्रेड ही हो आप में भरा हुआ हो तो अलग बात है, बट नॉर्मल इंसान को होगा। तो जानवर के लिए भी तो होना चाहिए। मतलब कोई जानवर आप खा रहे हो, उसको प्लेट में सजा के, कहीं ना कहीं तो वो रहा होगा, इट हैड लाइफ एट वन पॉइंट, वो सिर्फ कटा ही है आपकी प्लेट में आने के लिए। आपके पास और ऑप्शंस हैं, आप और तरीके से खा सकते हो। आप इनफैक्ट हमारी बॉडी बनी भी इस तरीके से है ना, वी आर नॉट बाय नेचर कार्निवोर्स, ठीक है। हम वो तो इवॉल्व होते होते हमें ऑप्शन मिल गया नॉनवेज का, तो हमने डाल लिया, बट मेजर बॉडी हमारी हर्बीवोरस है। और इनफैक्ट देयर वाज एन ऑर्गन इन आवर बॉडी जो सिर्फ सेल्यूलोज पचाता था, जो घास में मिलता है। घास खानी बंद होगी, वो ऑर्गन सूख गया, वो ऑर्गन इतना सा रह गया है, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि 1 वी आर नॉट द ओनर्स ऑफ द अर्थ, 2 जितने हम यहाँ रहना डिजर्व करते हैं ना इस अर्थ पे, हमने घर बना लिए, हमने स्कूल्स बना लिए, उतना ही एनिमल्स भी करते हैं। किसी भी एनिमल को ना ऐसे हाथ उठाने से पहले भी सोचा करो कि उतना ही वो डिजर्व करता है जितना तुम करते हो, ठीक है। तुम कंट्रोल नहीं कर रहे हो दुनिया को, तुम हिस्सा हो दुनिया का, वो भी हिस्सा है दुनिया का। किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है ये कौन डिसाइड करता है, और तुम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। बस ये तो बहुत बहुत सारा निकल के आ जाता है इस पे। तो साइंटिफिकली भी देखें अगर हमारी बॉडी की एनाटॉमी, तो हम कार्निवोर्स नहीं है। बट अभी अगर मैं बात करूं लोगों से, तो एक डिबेटेबल टॉपिक रहता है। हालांकि उनको भी पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता है, उनको भी पता है कि दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं, क्रुएलिटी है कहीं ना कहीं। बट अगेन फिर वो प्रोटीन इतना ग्राम और ये सारी चीज़ें हैं, तो इस पे कुछ देखो, ऐसे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं विद अमेजिंग बॉडी स्ट्रक्चर्स हु आर कंप्लीटली वीगन। मैं वेजिटेरियन की भी बात नहीं कर रही, वीगन, नो मिल्क, क्योंकि अब तो मिल्क भी इतना कमर्शियलाइज हो गया है ना कि जिन गौ को हम माता कहते हैं उन्हें टॉर्चर करके दूध मिलता है अब तो, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोसेस भी। एनीवेज कमिंग बैक टू इट कि प्रोटीन नहीं मिलता एंड ऑल ऑफ दैट, इसके अगेंस्ट एक वो हाथी वाला वो भी आता है, हाथी को कहाँ से मिलता है प्रोटीन। फिर पीपल कम की नहीं हो तो डीएनए ऐसा है, जीन्स ही ऐसे हैं, आप हाथी थोड़ी हो।
ऐसे बहुत सेलिब्रिटीज हैं, बहुत, आप नॉर्मल लोगों से भी मिलो, ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता, ठीक है, नॉनवेज खाने का आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता, तो आप क्या करते? आप प्रोटीन कहाँ से लाते? हमारी सब्जियों में प्रोटीन नहीं है, दालों में प्रोटीन नहीं है प्रोटीन, बट हमें लगता है वो इजियर ऑल्टरनेटिव है, या फिर वो इतना कमर्शियलाइज हो गया है और हमें मार्केट इस तरीके से किया जाता है कि हमें लगता है इसके बिना प्रोटीन पूरा नहीं हो पाएगा, हमें लगता है, दैट इज द थिंग, वो एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है। बहुत सिंपल सी बात है, हम दांत पहले अच्छे खासे मंजन वंजन बना के और उससे नीम के दातन से करते थे हमेशा से। ब्रिटिश आए, उन्होंने देखा कमर्शियलाइजेशन, इतनी बड़ी मार्केट, चलो टूथपेस्ट लेके आते हैं। ये क्या मिट्टी खा रहे हो तुम, अरे दांतों में मिट्टी लगा ली, ये लो व्हाइट कलर का टूथपेस्ट, दांत तो इससे साफ होंगे, व्हाइट कलर टूथपेस्ट, व्हाइट दांत। फिर नमक डाल दिया पेस्ट में, जब लगा अरे ये तो एजुकेट हो गए, नमक डालो, नीम भी डाल दो, नीम डाल दिया, फिर बाकी सारे लौंग डाल दो, दालचीनी डाल दो, चारकोल डाल दो, ठीक है, हर्बल बना दो, ये कर दो वो कर दो। तो अल्टीमेटली बात वहीं आ गई ना घूम फिर के, जहां पे हम नेचुरली यूज कर रहे थे, अब उस वाइट टूथपेस्ट में डालना पड़ा सब कुछ, ठीक है, हम घूम फिर के वहीं आ गए, करना पड़ रहा है ये सब। तो ये मार्केट है जो बनाई जाती है, ये वो कैपिटलिस्ट माइंडसेट है जो आपको कह रहा है आपको प्रोटीन नहीं मिल रहा, आपको प्रोटीन मिल जाएगा। आप अपने आप को एजुकेट करना शुरू करो, आप ये कहीं सुनी बातों में मत आओ कि ये प्रोटीन कम पड़ेगा या फिर दिमाग नहीं चलेगा। मुझे एक बात बताओ, इतने सारे आर्यभट्ट हमारे यहाँ अच्छे, जीरो तो वहीं से आया, ठीक है, उन्होंने कहाँ से मिला था प्रोटीन, उनका दिमाग कैसे डेवलप हुआ था? हमारे इतने सारे साधु, हमारे वेद पुराण सब लिखे गए, कहाँ से मिला वो प्रोटीन, कहाँ से दिमाग इतना डेवलप हो गया कि सब लिख दिए? वो एक बहुत डेप्थ वाली बात है, आप समझोगे तो आएगा कि ये ना, जहां मनी पर्सपेक्टिव आ गया वहां आपकी परसेप्शंस बदल दी जाती हैं, ठीक है। हम आज से 20 साल पहले टूथपेस्ट को ऐसे पूजते थे, और रे दांत तो इसी से साफ हो सकते हैं। आज हमें समझ आता है हर्बल होना चाहिए, ये केमिकल नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। वो लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ नॉलेज है, जो हम बातों में फंस रहे हैं। वो एक बार हम एजुकेट करना शुरू कर लें खुद को, तो आ जाएगा समझ में। कि एजुकेशन सिस्टम भी अपने आप में बड़ा डिस्कशन है। कहीं ना कहीं कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे दिमाग में फीड किया जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। प्रॉफिट पर्सपेक्टिव है, उन्हें चाहिए प्रॉफिट। मतलब वही है कि जब तक हम कन्विंस नहीं होंगे कि हमारा फायदा, तो हम खरीदेंगे नहीं तो उनका बिकेगा नहीं तो प्रॉफिट कैसे आएगा? कुछ चीजों की ना डिमांड होती ही नहीं है, आप क्रिएट करते हो डिमांड, ठीक है। जब तक फिल्म्स नहीं बनी थी तब तक कैमरा की डिमांड थी नहीं थी। जब तक यूट्यूब अचानक से पीक नहीं हुआ था तब तक ये व्लॉगिंग कैमरास की और ब्लूटूथ माइक्स की डिमांड ही नहीं थी। जब अचानक पीक हुआ तब डिमांड बढ़ गई। कुछ चीज़ों की डिमांड होती नहीं, आप क्रिएट करते हो। कोई प्रोडक्ट आ गया, वैक्यूम क्लीनर सपोजिटली इंडिया में, हम तो झाड़ू लगाते आ रहे हैं, अब लोग कैसे बोले वैक्यूम क्लीनर खरीदो, उनका तो बढ़िया चल रहा है। क्रिएट करनी शुरू करी, आप कमर झुक के झाड़ू लगाते हो, इश्यूज आएंगे, आपका पोस्चर बदल गया, इतने सालों में तो आपको ये बीमारी हो जाएगी, या घर में बिना वैक्यूम क्लीनर के कुछ हो ही नहीं सकता। वो डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारी मार्केट में जिनकी हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ कहा गया कि तुम्हें जरूरत है शायद। हमारे दिमाग में एक थॉट, एक बीज डाला गया और उसको रिपीटेड एड से, एडवर्टाइजमेंट का काम ही है, रिपीटेड एड से उसको बीज से बड़ा पेड़ बनाया गया। अब हमें लगता है हाँ जरूरत तो है, तो डिमांड क्रिएट करी गई। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमारा भगवत गीता पे आते हैं वापस से। एक कहते हैं कि सच बहुत ज्यादा जान लेना भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्या मेरे पास इतनी विजडम आ जाएगी, इतनी सारी चीजें आ जाएंगी, इतना ज्ञान आ जाएगा, उसके बाद दो चीजें होंगी। एक तो मुझे लगेगा कि मैं अपने सर्कल में ही बहुत अलग सा हूँ, दिख रहा हूँ, अलग ही दिख रहा हूँ अपने आप को। बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं, मुझे तो पता है ये गलत है, मैं तो नहीं जा सकता वहां पे। तो एक तो ये चीजें हो रही है। दूसरा ये कि मुझे हर चीज में डर लगेगा, अरे गीता में लिखा हुआ ये गलत है, ये तो गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज लगता है ये होगा। कहीं ना कहीं भगवत गीता में जो लिखा हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करें, और साथ ही साथ हम कट ऑफ भी ना कर लें अपनी जिंदगी से, या फिर कॉम्प्रोमाइज बहुत ज्यादा ना करें जिंदगी से एंजॉय करने का। दोस्त भी तो बोलते हैं कि अरे एक ही तो लाइफ है, एंजॉय करो इसको। तो देखो,
अबाउट द एंजॉयमेंट पार्ट, जब तक वो किसी और को हार्म नहीं कर रहा है और आपकी पर्सनल ग्रोथ को हार्म नहीं कर रहा है, नो एंजॉयमेंट इज बैड, नो एंजॉयमेंट इज बैड। मतलब आप अपने दोस्तों से मिल रहे हो, ठीक है, आप कुछ सेलिब्रेशन का हिस्सा बन रहे हो, योर डांसिंग एंड सब बढ़िया चल रहा है, खाना वाना, ड्रिंकिंग इज चलो फिर भी एक अलग पर्सपेक्टिव, वो चॉइस है आपकी, दो इट इज रॉन्ग क्योंकि आपको नहीं पता होता कब हाथ से निकल जाए, बट फिर भी वो आपकी चॉइस है और आपको पता है सही है या गलत है, एंड इट इज नेवर डिफिकल्ट टू से नो। ठीक है, अगर हम ऐसे ऐसे बैठे हैं, ठीक है, इवन इफ वी वर द सेम जेंडर, देखो जेंडर बदलता है तो आप फोर्स नहीं कर सकते ज्यादा, ठीक है, इवन इफ वी वर द सेम जेंडर, हाउ डिफिकल्ट इज इट टू से नहीं, नो। मतलब अगर कोई आपको चांटा मार दे तो भी आप रोक लोगे ना, तो आप ये क्यों नहीं समझते वो जहर दे रहा है? दैट एज सिंपल इज दैट। वन, वो भाई आपका अपना भला है, आपका अपना भला है, ये दुनिया का भला नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं वो बाकी चीज़ों पे, कार्मिक चीज़ों पे, भगवद गीता वाली बातों पे, कि मैं फिर तो एंजॉय नहीं कर पाऊंगा लाइफ। ऐसा कोई एंजॉयमेंट नहीं होना चाहिए जो तो किसी और को हार्म करे, ठीक है, या आपकी पर्सनल ग्रोथ से, आपकी लाइफ से मैसअप करे। जब मैसअप कर रहा है तो आपको खुद समझ आना चाहिए ये गलत हो रहा है, ठीक है। आई डोंट थिंक एनी पार्टी इज रॉन्ग, आई डोंट थिंक डांसिंग अराउंड इज रॉन्ग, आई डोंट थिंक घूमना फिरना गलत है, डू एवरीथिंग, ठीक है, ट्रैवल करो। अगर इफ यू आर अ क्लबिंग पर्सन, यू लाइक डांसिंग एंड एंजॉइंग दैट वे, डू इट, बट हैव योर ओन लिमिट्स। वो होता है ना कि मैं अपने दोस्तों से अलग, आपको क्या लगता है मेरे दोस्त अलग नहीं होंगे? आई एम 2002 बॉर्न, तो मेरे तो इतने सारे दोस्त हैं जिनके अलग अलग तरह के माइंडसेट हैं, और मतलब वो दोस्त हैं भी और नहीं भी, बिकॉज आई हैव लिमिटेड कॉन्टैक्ट विद देम, बट दे आर स्टिल फ्रेंड्स, दे आर स्टिल फ्रेंड्स, एंड आई कैन नॉट बी लाइक कि नहीं दोस्ती खत्म करो, तुम्हें तो समझ नहीं है, तुम तो अज्ञानी हो, या ये है या वो है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, सब अपनी लाइफ में एक अलग जगह पे हैं, अलग तरीके से चूज करते हैं लाइफ को जीना। वन, रिस्पेक्ट देयर ओपिनियंस, टू, हैव रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ एज वेल। मैं एक बात मैंने अपने एक वीडियो में कही थी, अपनी डांट से डरो, ठीक है, तो बी दैट स्ट्रॉन्ग कि आपको किसी और की ओपिनियन कंट्रोल नहीं कर रही है। जो आपने एक बात कही ना कि मेरे दोस्त कहेंगे या वो सोचेंगे या बोलेंगे कि ये इतना क्या करना है, जियो लाइफ, मजे करो, लाइफ में होना चाहिए ये सब भी। आप क्या सोचते हो, आप किस चीज में मानते हो, वो हमेशा एथिक, वो मॉरल स्ट्रांग होना चाहिए। सामने वाला क्या सोचता है वो उसकी लाइफ डिसाइड करेगा ना, आपकी नहीं करेगा। जैसे आपका कर्म आपको रिजल्ट देगा, तो आपकी सोच भी तो आप ही की लाइफ बनाएगी। उसका कर्म उसे रिजल्ट देगा, उसकी सोच उसकी लाइफ बनाएगी। तो यू शुड नेवर बी सो डिपेंडेंट ऑन योर फ्रेंड सर्कल कि मैं ये करूंगी या मैं ऐसी रहूंगी तो अगला बंदा ये सोचने वाला है या ये समझने वाला है या मुझे लोग जज करेंगे। दैट शुड नेवर बी अ थॉट, ठीक है। वही रही बात लाइफ जीने की और एंजॉयमेंट की, पार्टीज की, सब करो। देयर इज जस्ट वन फॉर्मूला, अटैच नहीं होना। अगर आज पार्टी होनी थी और नहीं हुई तो रोना नहीं है, यार कितना मजा आता, हो नहीं पाई, इट्स ओके, वो समझना जरूरी है बस। अभी कैसा फील होता है, आप अच्छे से बता पाएंगे इसका? अभी कैसा फील होता है कि आप एक सर्कल में हो और आपके पास भगवत गीता का ज्ञान है और आपने पढ़ा है भगवत गीता को अच्छे से, तो क्या डिफरेंट दिखते हो या फिर क्या अलग दिखता है आपको? या फिर सिंपल क्वेश्चन अगर पूछूं तो एक पर्सन जो भगवत गीता पढ़ा है और वो 10 लोगों के बीच में है जिसमें से 9 लोग नहीं पढ़े हैं, तो क्या डिफरेंस है? देखो, वन, इसमें मतलब दिस इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द क्वेश्चन, बट फिर भी आई विल से नेवर इम्पोज योर ओपिनियन या योर ज्ञान ऑन समबडी। एक होता है ना कि हम बैठ गए 10 लोग, ठीक है, तो मैं कहूँ कोई अपने बारे में बता रहा है, ठीक है, वो आउट ऑफ इमोशन बता रहा है, वो सिर्फ शेयर करना चाहता है, मैं वहाँ चालू हो जाऊँ, ठीक है, देखो ये तो जो तुम कह रहे हो ना एकदम गलत है, मैं बताती हूँ क्या होता है। दिस इज द रॉन्ग परसेप्शन, या दिस इज अ वेरी रॉन्ग वे टू एक्चुअली अप्रोच द होल सिचुएशन। वन, अपना ज्ञान थोपना नहीं है जाके, आपने समझ लिया, जिसका जब समझने का समय होगा ना वो समझ जाएगा, या तो आपको देख के कि अच्छा इस इंसान ने अपनी लाइफ में बेटर कर लिया, इंस्पिरेशन मिल जाएगा, या फिर इन अ कॉन्वर्सेशन वो आपको पता होना चाहिए कब कहाँ क्या मेंशन करना है कि मैंने भगवद गीता पढ़नी शुरू कर दी, अच्छा लग रहा है, बेटर हो गया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप दुनिया को अलग देखते हो क्या? हाँ, अलग देखते हो और अच्छी हो जाती है, पता है, आपकी जो नजरिया है ना, जो दृष्टि है वो बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि एक टाइम अच्छा खासा रहा है, बिकॉज मैं भी वही स्कूल्स में, आई एम फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल,
ठीक है। 10 तक तो आई वॉज लाइक कुछ नहीं होता, वो धीरे धीरे खुद पढ़ना, यूट्यूब, थैंक्स टू यूट्यूब आ गया तो मैं दोनों साइड्स देख पाई, समझ पाई और अपने डिसीजंस ले पाई, ठीक है। मैंने अच्छे खासा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल भी रहा है मेरा, वो लिमिट भी हुआ है, फिर बड़ा भी हुआ है, बहुत चीज़ें हैं। मैंने ये देखा है कि आप जब भगवद गीता पढ़ लेते हो ना, तो आप समझ जाते हो आप कब क्या और क्यों फील कर रहे हो एज अ क्रिएटर। चलो, मैंने अगर किसी को सेम टाइम पे देखा कि कोई हमने सेम टाइम पे शुरू किया था बट दैट पर्सन इज मोर सक्सेसफुल, आई एम नॉट, ठीक है, या मैं कहीं रह गई या मेरी रीच उतनी नहीं है, जो भी है, जहां मुझे फील होता है ना निकिता बस जेलेसी आ गई, उसका कर्म उसके साथ, तेरा तेरे साथ, मैं रोक लेती हूँ वहां खुद को। 10 लोगों में आप ना लोगों को जज करना बंद कर देते हो। इट शुड एक्चुअली, मतलब जो पर्सपेक्टिव होता है हमें वो ये लगता है कि हम ना जज करना शुरू कर देंगे। हमने पढ़ लिया तो हम सोचेंगे कि वो बंदा कैसा है, वो बंदा, आप जज करना बंद कर देते हो। मैंने कर दिया। मैं जब तक नहीं पढ़ी थी ना, मैं अच्छी खासी जज कर लेती थी या करती थी या सोचती थी, कॉन्वर्सेशंस लोगों के बारे में होती थी, वो बंद हो गई हैं। अब मुझे वो उतना समझ आ गया है, आप अपने कर्म करो, वो अपने कर्म कर रहे हैं, देयर इज नो कंपैरिजन, ना जेलिसी आनी चाहिए, ना हेट्रेड आना चाहिए, ठीक है। अब वो रिश्तेदारी हो, वो दोस्त हो, वो रिलेशनशिप्स हो, आपको अपनी जगह देखना है क्या करना है। वो बाकी 9 लोग जो टेबल पे बैठे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, दैट इज नॉट योर बिजनेस, ठीक है। आप एज अ फ्रेंड सही एडवाइस जरूर दो, जितना सपोर्ट कर सकते हो बिल्कुल करो सही काम में, लेकिन नेवर बी दैट पर्सन कि अब तो मुझे ज्ञान मिल गया एंड आई एम अबव 9 ऑफ देम, मुझे ज्यादा पता है। फिर वही अहंकार, फिर वही लॉजिक ही नहीं हुआ फिर गीता पढ़ने का। एग्जैक्टली, क्योंकि ये बात जो आपने कही ना, इससे मुझे वो याद भी आया कि मेरे पास जो कमेंट्स और डीएम्स आते हैं, कई बार बहुत अच्छा खासा ज्ञान आता है मेरे पास, ठीक है, कि तुमने तो तिलक नहीं लगाया है या तुमने तो बैकग्राउंड म्यूजिक डाल रखा है। मतलब ऐसी बात लगी मुझे तो, ये कितनी पॉइंटलेस बात है कि तुमने तो बैकग्राउंड म्यूजिक डाल रखा है अपनी वीडियो में, तुम क्या ज्ञान देना चाहती हो, ठीक है। ये तो मैं तो हंसी जेन्युइनली उसे पढ़ के, ठीक है। उसमें समझने वाली बात यह है, वो इंसान कह रहा था कि मतलब मैंने पढ़ी है और उसमें श्री कृष्ण ऐसा नहीं ऐसा कह रहे हैं और इस ट्रांसलेशन में ये लिखा है, तुमने गलत बताया है, और वो इतना रूड कमेंट था। मुझे सिर्फ ये समझ आया कि अगर उस इंसान ने सच में पढ़ी होती तो ये कमेंट नहीं आता मेरे पास। करेक्टिंग इज अनदर थिंग एंड इम्पोजिंग दैट रूडनेस, वो नफरत इम्पोज करना एक अलग चीज होती है। तो मैं ये जानती हूँ जब आप पढ़ लेते हो ना भगवद गीता, तो आपको वो रूडनेस खत्म हो जाती है, ठीक है। मैं भी करती हूँ अच्छे खासे सैवेज रिप्लाईज, ठीक है। मेरे पास कोई कमेंट आता है ना तो मैं वो कर देती हूँ, अच्छा ठीक है, ओके फाइन, वाओ, मेरे रिप्लाईज मिल जाएंगे आपको ऐसे कमेंट्स पे। वो इसी वजह से, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि ठीक है क्या हो गया, मुझे कोई बात लग थोड़ी गई आके, आई टेक इट लाइटली, और वही सीखना है हमें। हर चीज को ना इतना सीरियसली दिमाग पे नहीं लगा लेना कि ओह अब क्या हो जाएगा। काम सही करते रहो, इंटेंशन साफ रखो, इट कम्स डाउन टू दैट। अपना काम सही से करो, इंटेंशन साफ रखो, बुरा किसी का मत करो, खत्म, उतना ही है। बाकी सारा ज्ञान पढ़ लो, जरूर पढ़ो, बट हर वक्त वो प्रोसेस करोगे ना तो कर्म कब करोगे। तो मोह माया जो है उसके चक्कर में कहीं ना कहीं हम अपनी जो समझदारी है उससे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बट अटैचमेंट तो कहीं ना कहीं हो ही जाता है ना चाह करके भी। मतलब इंसान है तो अटैचमेंट तो हो ही जाता है, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। तो समझदारी कैसे हमारी कॉम्प्रोमाइज हो रही है इससे? समझदारी ना जेन्युइनली आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल है, ठीक है। वही डिफाइन करेगी ना मुझे कल क्या करना है, आज क्या करना है, क्या कहना सही है क्या गलत है। अटैचमेंट जब किसी भी चीज से आती है ना, आप सबसे पहले रिमोट कंट्रोल दे देते हो। अब आप कंट्रोल करोगे मुझे, वो रिलेशनशिप हो, वो करियर हो, वो पैसा हो, आप तुरंत रिमोट ना यहाँ से उठा के वहां दे देते हो, और फिर जहां वो चीज जाएगी वहीं आप जाओगे, क्योंकि रिमोट वहां है, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, चलो फेम लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फेम अभी सोशल मीडिया में सबको चाहिए, ठीक है, सबको चाहिए। आपने एक बार वो दे दिया ना, एक बार वो अटैचमेंट आ गया आपका कि मुझे फेम, कैसे ही बस फेम चाहिए, ठीक है। चलो आपने उसको थोड़ा लिमिट भी कर लिया, इसी नीश में चाहिए, इसी कंटेंट से चाहिए, इसी तरीके से चाहिए, आपने उसको भी थोड़ा फिल्टर कर लिया, नहीं नहीं गलत तरीकों से ऐसे नहीं चाहिए, बट चाहिए इसी चीज में, ठीक है। आपने डिसाइड कर लिया है, कुछ नहीं हो रहा है, नहीं मिल पा रही है फेम, टाइम लग रहा है, मेहनत लग रही है,
या आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, क्या करें? इट इज सो इजी, फेक फॉलोअर्स खरीद लेते हैं, खरीद भी लिए, चलो मजा नहीं आया, असली वाली फेम चाहिए, लोग सच में मेरे लिए वो करें, पागल हूँ, कंट्रोवर्सी कर देती हूँ, थोड़ी सी ना लड़ाई कर देती हूँ, कुछ नेगेटिव बोल देती हूँ, ठीक है? अब आप ना इन जनरल ये काम नहीं करते। कौन समझदार आदमी ये करेगा कि कुछ गलत बोल देते हैं ताकि लोग हमें जाने, हमें पहचाने? कोई नहीं बोलेगा। बट अब आपको फेमस होना है, अब आप क्या करोगे? आप कंट्रोवर्सी करोगे, और ये मुझे नाम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कितने लोग हैं जो करते हैं कर रहे हैं। मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल नाम ना ही ले तो, क्योंकि अच्छा है, हाँ, अनगिनत लोग हैं तो। हाँ वही सही बात है, अनगिनत ही है, एंडलेस ही है, इतने सारे लोग हैं और वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फेम। उन्हें फेम चाहिए थी, उन्हें मिल गई, बट ऑब्वियसली उन्होंने तरीका गलत चूज किया। उन पे वो रिटर्न भी आता है, ऐसा नहीं उनको रिटर्न नहीं मिलता, उनको उतना हेट्रेड भी मिलता है फिर ऑडियंस से, ठीक है? उनको उतनी ही उतनी सिचुएशन से डील करना पड़ता है। मतलब वो फेम तो ले ली एक बार में, बट उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ना, वो सोचे नहीं होते हैं उन्होंने। तब तो लगता है कि फेमस होना बहुत अच्छा है, पैसे भी आ जाएंगे अचानक, गाड़ी वाड़ी ले लेंगे, हमारे मीडिया आया करेगी हमारे लिए पिक्चर्स खींचने, हमारे इंटरव्यूज होंगे, तब अच्छा लगता है कि हो जाएगा एक बार, बस कैसे भी हो जाए, छोटी सी कंट्रोवर्सी, बाद में इमेज साफ करते रहेंगे। हो नहीं पाता। तो आपने वही किया। अटैचमेंट यहाँ बुरी है, मतलब अटैचमेंट बुरी इसलिए, डिटैचमेंट इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि आप ना जब किसी चीज से इतना अटैच हो जाते हो कि वही चाहिए बस अब, तो आप अपनी समझदारी छोड़ देते हो, फिर आप कुछ भी करते हो उसके लिए। अब वो रिलेशनशिप भी हो, एक बार आपने वो इतना अटैचमेंट लगा लिया, ठीक है, वो इंसान आपको कह रहा है कि होते हैं ऐसे केसेस, आप न्यूज उठा के देखो, होते हैं ऐसे केसेस। अच्छी खासी मैरिड कपल होता है, फैमिली होती है उनकी, बट देयर इज अ लवर, ठीक है, यू आर सो अटैच्ड, यू आर बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मर्डर कर देते हैं अपनी फैमिली में, ठीक है? कि समझदार आदमी कौन करता है ये? कोई नहीं करता। कोई समझदार इंसान ये नहीं करेगा, अपनी नॉर्मल समझ में ये नहीं करेगा कि मैं अपने घर में ऐसा करूं। बट जहां अटैचमेंट आया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, रिमोट कंट्रोल दे दिया, जो सुना वो कर दिया, सोचा ही नहीं क्या करना था, ना गलत सोचा ना सही सोचा, इसलिए अटैचमेंट बुरी है। जैसा आपने कहा कि नेचुरली आ जाती है कई बार, वही जब आप पढ़ते हो ना धीरे धीरे, या दुनिया को देखते भी हो, एक्सपीरियंस भी करते हो, आपको समझ आता है जब आ रही है ना कंट्रोल तभी करनी है, ठीक है? प्यार करना बुरा नहीं है, एक फैमिली बनाना बुरा नहीं है, गाड़ी लेना बुरा नहीं है, पर सिर्फ उसको अपनी लाइफ बना लेना बुरा है। वही चाह बुरी नहीं है, सिर्फ चाह बुरी है। उसको समझना जरूरी है, लाइफ का एक हिस्सा है ये लाइफ नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर मैनिफेस्टेशन के बारे में भगवत गीता में कुछ लिखा है? डायरेक्टली नहीं लिखा है, बट हाँ मैंने जैसे जैसे पढ़ा ना, क्योंकि मैं काफ़ी इंटरेस्टेड थी इन बातों में हमेशा से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन करा भी है मैंने थोड़ा बहुत, नहीं वर्क किया मेरे लिए, ठीक है, बट करेगा हाँ करेगा, एक्चुअली करेगा। तो ऐसे हुआ कि मैंने जब पढ़ा कि आपका थॉट भी ना कर्म क्रिएट करता है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि सिर्फ थप्पड़ मारना जरूरी नहीं होता, अगर थप्पड़ मारने के बारे में सोच लिया तो वो भी कर्म है। सोच अगर कर्म है तो मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? सोचो, लिखो, उसके बारे में दिमाग में रखो, वैसी ही चीजें करो, तो कर्म है तो लौट के आता है। मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही तो कहता है, आप जैसा सोचोगे वैसा होगा, उस तरीके से लौट के आएगा। अब बात वही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्चुअली क्योंकि बिजनेस बन गया है तो बहुत बड़े बड़े क्लेम्स आने लगे हैं कि आप ऐसा कर दोगे तो आपको लिख लो सिर्फ 30 दिन कि मुझे मर्सिडीज लेनी है, ठीक है, ऐसे तो हर किसी के पास आ जाएगी, बड़ा आसान हो गया। तो अगर ऐसे कर्म वर्क कर रहा है तो समझने वाली बात यह है, जितनी एनर्जी डाली उतनी वापस आएगी, दिखने लगेगी। हम ना फिर उसे हम पागलपन में हम तब पहुंच जाते हैं कि हमारा कर्म वर्क कर रहा है, हमने सोचा मर्सिडीज, मुझे रोज मर्सिडीज दिखती है सड़क पे, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि मैं सोच रही हूँ, खुद से कह रही हूँ यूनिवर्स साइंस दे रहा है मुझे, सच में आने वाली है। अब आप चले गए गलत दुनिया में, अब आप गलत सोच रहे हो, ठीक है, कि अब तो ये तो साइंस मिल रहे हैं मुझे, मेरा लिखना वर्क कर रहा है। आपका लिखना वर्क करता है, बट आप उसे थॉट प्रोसेस पे अप्लाई करो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, दिमाग की चीजें दिमाग से करो तो ज्यादा अच्छा है। गाड़ी लेने के लिए
मेहनत करके पैसे कमाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर पैसे पहले से हैं और फिर प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो हो सकता है लिखना वर्क कर जाए। लेकिन आप ये सोच रहे हो मैं ग्राउंड लेवल पे हूँ और अब देखो मैं एशिया का रिचेस्ट आदमी बनूं, मैं दुनिया का रिचेस्ट आदमी बनूं सिर्फ लिख के। सिर्फ लिखना जरूरी नहीं है, करना पड़ेगा। डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, कर्म सोच लिया तो वापस आएगा, तो अप्लाई होता है। पर उस लेवल से, जिस लेवल से कमर्शियलाइज हो गया है ना, अगेन वो मार्केट हो रहा है जिस तरीके से, वैसा नहीं होता है। अगेन फिर तो वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि आइडिया तो क्रिएट कर लिया बट इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, एग्जीक्यूशन ही नहीं हुआ। एग्जैक्टली वही ना, डूअर इज 100 times बेटर देन अ थिंकर। तो बस वही वाली बात है। अगर आप वही आप बैठ के दिन में लिख रहे हो, ऐसा सिमिलर काम कर लो ना जिससे वो सच हो जाए। लिखो, मैं मना नहीं कर रही, आप मानते हो, आई रिस्पेक्ट दैट। मैंने भी किया है, मैं कह रही हूँ ना, मैंने भी किया है। आई एम अ पार्ट ऑफ द जनरेशन। मैंने सब सुना है, मैंने सब पढ़ा है, किया है। बट वो किस तरीके से सच होगा, किस हद तक सच होगा, उस बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है। आप किस लेवल पे हो, आपने कितना बना लिया है बैकग्राउंड, वो हर चीज बैलेंस आउट होना जरूरी है। ऐसे तो मैं लिख लूँ 30 दिन कि सारी दुनिया मेरे कंट्रोल में होगी, आई विल बी द डिक्टेटर ऑफ इंडिया, आई विल बी द डिक्टेटर ऑफ इंडिया, क्या वो सच होगा? नहीं। आप प्रैक्टिकली देखो सिचुएशन को कि क्या हो रहा है। प्रैक्टिकलिटी नहीं छोड़नी होती कहीं भी। रियल लाइफ आंखें खोल के देखना भी जरूरी है, ठीक है। किताब छप के आती है तो आंखों से देखनी पड़ती है। अगर आप देख नहीं सकते हो तो सुननी पड़ती है। तो आसपास की दुनिया तो फिर भी रहेगी वैसी, उसको एक्सेप्ट करके आप जितना एनर्जी वाला काम कर सकते हो तब करो। क्योंकि मुझे भगवत गीता के बारे में जानना था, समझना था, तो मैं वीडियोस भी देख रहा था। तो गौर गोपाल दास जी की एक वीडियो देखी मैंने, उसमें उन्होंने बोला था कि हमारा जो माइंड है वो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन भी है और बहुत अच्छा दोस्त भी है, ऐसा भगवत गीता में लिखा हुआ है। हाँ जी, ये श्लोक है जी। अच्छा। कि आपका जो मन है ना, आपका जो जहाँ से थॉट आता है, वो आपका सबसे बड़ा फ्रेंड भी है, एनिमी भी है, दोस्त भी है, दुश्मन भी है। बहुत क्लियर सी बात है, एकदम एक्चुअली प्रैक्टिकली समझने वाली बात है कि आप जो भी कर रहे हो पहले आपने सोचा था, ठीक है। अगर आप ओवरथिंक करके अब आपको बॉडी में इश्यूज आ रहे हैं, सपोजिटली फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप सोच रहे हो ना, वहीं आप सोचने लगो कि ये सब चीजें तो बाहर ही हैं, अपने अंदर काम करते हैं, या अपने काम पे ध्यान देते हैं, या दुनिया के लिए कुछ बेटर करते हैं। वही वो एक थॉट ना लाइफ बदल देता है। एक छोटी सी स्टोरी मैंने सुनी थी, मेरी एस्ट्रोलॉजी टीचर हैं जो, वो उन्होंने बताई थी कि आप ना, एक आदमी था, उसकी डेथ होने वाली थी, उसको एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया, ठीक है। तो वो एक मंदिर गया, बारिश हो गई थी, वो कुछ बचने जा रहा था या कुछ लास्ट अपनी विश पूरी करने जा रहा था, बारिश हो गई, वो मंदिर में बैठ गया, उसने देखा मंदिर टूटा हुआ है या कुछ कंस्ट्रक्शन जरूरी है। उसने सोचा कि मैं ना ये बनवाऊंगा, मुझे बनवाना है। वो घर गया, उसकी डेथ लिखी थी उस दिन, हुई नहीं। उस थॉट ने उसकी डेस्टिनी बदल दी। कर्म हो गया ना, उसने सोच लिया, उसने ठान लिया था कि ये मंदिर तो मैं बनाऊंगा। अच्छा कर्म था, बुरा तो नहीं था। वहां उसने उतना सोच लिया, कर लिया, फ्रेंड ही हो गया ना दिमाग। आप जो सोच रहे हो वही तो कर रहे हो, बिना सोचे करते नहीं हो। कहीं ना कहीं तो थॉट आता है ना पहले दिमाग में। तो बी वेरी कॉन्शियस, आप क्या अपने दिमाग में डाल रहे हो, क्या फोन पे देख रहे हो पूरे दिन, क्या पढ़ रहे हो। इसलिए कंपनी मैटर करती है, किन लोगों से बात कर रहे हो, जो वो यहाँ कहेंगे वो आप सोचोगे बाद में, वही सोचोगे वही करोगे। इसलिए दिमाग दोस्त भी है, दिमाग दुश्मन भी है। एंड एक्सेप्ट द पावर ऑफ दैट। जब कोई भी इंसान भगवान को मानता है तो कुछ रीजन रहता होगा मानने का, तो वैसे कुछ कैटेगरी है? चैप्टर 7 में इसके बारे में काफी बात हुई है। तो श्री कृष्ण बताते हैं, मतलब मेजरली वो 4 कैटेगरीज बताते हैं। पहली वो जो कुछ पाना चाहता है, ठीक है, मुझे कुछ खरीदना है या मुझे बड़ा घर चाहिए, भगवान दिलवा दो। दूसरी वो जो अपने दुखों से परेशान है, ठीक है, बीमार हूं या मेरे पेरेंट्स को कोई बीमारी है, प्लीज बचा लो, अब मुझसे नहीं हो रहा है। तीसरी वो जो आप समझना चाहते हो, मैं उसी में आ जाती हूँ कहीं ना कहीं, कि मुझे समझना है दुनिया क्या है, मुझे समझना है भगवान जिसको सब भगवान कहते हैं वो कौन है। वो इसलिए पहुंचते हैं भगवान के पास, इसलिए वो उनको स्टडी करते हैं, पूजा करते हैं, कोशिशें करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड। चौथी वो जो समझ चुका है, उसे पता है भगवान क्यों भगवान है, या वो एनर्जी को अगर परमात्मा कहा जाता है तो परमात्मा क्यों है। इसलिए वो अपनी लिबरेशन के लिए वहां तक पहुंचते हैं, वहां तक जाते हैं। तो ये मेजर 4 कैटेगरीज हैं। मतलब अगर आप अपनी किसी भी वजह से जाते हो ना भगवान के पास, इन जनरल भी, आप, कई लोग कहते हैं कि हम बस जाते हैं,
हमें तो कोई वजह नहीं होती है, रूटीन बना हुआ है। तो रूटीन ही है ना, वो चौथी कैटेगरी हो गई कहीं ना कहीं, कि आपको पता है वो भगवान है, या वो विश्वास है कहीं ना कहीं, ठीक है। या कुछ मांगना है तो हवन कराया कुछ स्पेशली, कुछ वेदों के हिसाब से ये हवन होगा तो घर में ये होगा, ठीक है। कई लोग प्रॉपरली कि हमें ना संतान चाहिए, उसके लिए हवन ही हो रहा है, वो मांगना ही हुआ ना भगवान से, तो पहली कैटेगरी फुलफिल हो गई। दुखों के लिए तो मुझे लगता है, दुखों के लिए तो बहुत लोग, वो लास्ट उम्मीद हमारी भगवान ही होते हैं। हम सब जब हाथ पैर मार लेते हैं और कुछ नहीं हो पाता है, भगवान अब आपके ऊपर, कहते हैं ना, अब आपके ऊपर छोड़ दिया, हमने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। तो वही 4 कैटेगरी हैं जो श्री कृष्ण कहते हैं। चैप्टर 7 में उन्होंने 4 ही बताई हैं। इन्हीं कैटेगरीज में से लोग होते हैं जो मेरे पास आते हैं, कुछ कहने, कुछ मांगने, मुझसे बात करने, यही 4 हैं बस। आप देख लो, आप उनमें से किसी एक में फॉल कर ही जाओगे। आप इस चीज में बिलीव करते हो कि हर इंसान के अंदर भगवान है? 100%। हम परमात्मा के छोटे छोटे हिस्से हैं। आत्मा, वो परम आत्मा है, परमात्मा है, हम आत्मा है, तो हम उन्हीं का छोटा सा अंश है, छोटा सा हिस्सा है। इसलिए कहते हैं ना, हम एक ही फैमिली हैं, वसुधैव कुटुंबकम। क्यों है? क्योंकि हम एक्चुअली एक ही सोर्स से आए हैं। जब एक माँ बाप के बच्चे सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, तो वो एक जगह से आए हैं, इसलिए भाई बहन है। हम ये बस कॉन्शियसली नहीं जानते कि हम एक सोर्स से आए हैं, आए तो हैं। लेकिन जैसे हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स हैं, मेरा अगर चेहरा है तो मेरे पापा दिखाते हैं, साफ साफ पता, वो कोई कह देगा कि अच्छा हाँ इनकी बेटी है, ठीक है। तो वही बात है कि अगर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम जी रहे हैं, तो हम एक सोर्स से तो आए हैं। आप उन्हें कुछ और कह सकते हो, मैं उन्हें कुछ और कह सकती हूँ, किसी और रिलीजन का कोई इंसान कुछ और कह सकता है, बट सोर्स 100% एक ही है। और इसीलिए हम सब ऐसे एक एक रूप लेके, अपनी अपनी बॉडी लेके, अपनी अपनी फैमिली लेके घूम रहे हैं, ठीक है। 100% हम सबके अंदर है, एनर्जी है, परमात्मा, आत्मा, उस लेवल पे समझ लो आप, बस। अब ब्रह्मश्री पत्री जी भी यही बोलते थे कि हमारे अंदर भगवान है, हम सब के अंदर, हर एक इंसान के अंदर भगवान है। खैर, ये डिस्कशन जो आज हमने किया है भगवत गीता के बारे में, उससे पर्सनली मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ समझने को मिला है। और मुझे पता है कि इस पॉडकास्ट के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू व्यूअर्स को भी बहुत कुछ जानने समझने को मिलेगा भगवत गीता के बारे में। नहीं, ये सही है, ये फैक्ट है। और चूँकि बहुत कन्फ्यूज़न था, मिथ्स पे बात करी हमने, और साथ ही साथ हमने शाकाहार क्यों इम्पोर्टेंट है इस पे भी बात करी है। तो बहुत अच्छा कन्वर्सेशन था। थैंक यू सो मच। तो यह थी हमारी बातचीत निकिता जी के साथ। आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, भगवत गीता से रिलेटेड, शाकाहार से रिलेटेड, और साथ ही साथ भगवान कृष्ण से रिलेटेड। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप ये एपिसोड टीवी पर देख रहे हैं तो आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। तब तक के लिए याद रखिए कि हमें ज़िंदगी काटनी नहीं, जीनी है, और ऐसे जीनी है कि लोग बोले लाइफ हो तो ऐसी।